अध्याय 8 के बच्चे ध्यान देंगे। आज हम लोग हिंदी सुरभि भाग 8 में पाठ 6 फांसी से पहले शीर्षक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ फांसी से पहले में भगत सिंह द्वारा फांसी के लगने से पहले यानी फांसी से पहले लिखे गए 3 पत्र दिए गए हैं। फांसी देने से पहले उन्होंने 3 पत्र लिखे और उन 3 पत्रों पहला पत्र भगत सिंह ने अपने मित्र बटुकेश्वर दत्त को लिखा और उनसे क्रांति जारी रखने के लिए उन्होंने विशेष आग्रह किया, उनसे अपील की। दूसरा पत्र बच्चों भगत सिंह अंग्रेज सरकार को लिखा और उस पत्र में उन्होंने अपने कार्य को सही बताया और फांसी के बदले गोली से उड़ाने के लिए अपील की मांग की। तीसरा पत्र बच्चों भगत सिंह ने अपने साथियों को लिखा जिसमें उन्होंने अपनी अधूरी ख्वाहिशों और देश के प्रति जज्बातों की बात कही। यही 3 पत्र जो हैं भगत सिंह फांसी से पहले लिखे। फांसी की सजा सुनने के बाद मुल्तान जेल में बंदी नवंबर 1930 ईस्वी को भगत सिंह अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के नाम पत्र लिखे सेंट्रल जेल लाहौर से 1930 में। पत्र में क्या लिखा बच्चों बटुकेश्वर दत्त को कि प्यारे भाई मुझे दंड सुना दिया गया है, मेरी फांसी हो गई है, दंड सुना दिया गया है और मुझे फांसी का आदेश भी हो गया है। इन कोठरियों में मेरे अतिरिक्त फांसी की प्रतीक्षा करने वाले बहुत से अपराधी हैं और ये लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह फांसी से बच जाए, लेकिन उनके बीच उन कैदियों के बीच मैं ही एक ऐसा आदमी हूं जो बड़ी बेताबी से उतावलेपन से उस दिन के इंतजार कर रहा था, उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब मुझे अपने आदर्श के लिए फांसी के फंदे पर झूलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आगे बटुकेश्वर दत्त को पत्र में लिखते हैं बच्चों कि मैं खुशी के साथ फांसी के तख्ते पर चढ़कर देश को यह दिखा दूंगा कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए वीरता से बलिदान दे सकते हैं। मुझे फांसी का दंड मिला है लेकिन हमें आजीवन कारावास का। तुम जीवित रहोगे और तुम्हें जीवित रहकर दुनिया को यह दिखाना है कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए केवल मर ही नहीं सकते बल्कि जीवित रहकर हर कठिनाइयों का, हर मुसीबत का मुकाबला भी कर सकते हैं। मृत्यु संसारिक कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त करने का साधन नहीं बनती, बल्कि जो क्रांतिकारी संयोग बस फांसी के फंदे से बच गए हैं उन्हें जीवित रहकर दुनिया को यह दिखा देना चाहिए कि वे न केवल अपने आदर्शों के लिए फांसी पर चढ़ रहे हैं बल्कि जेलों की अंधकारपूर्ण छोटी कोठरियों में
घूल घूल कर निकृष्टतम दर्जे के अत्याचारों को सहन कर रहे हैं, परहेज कर रहे हैं। ये बटकेश्वर दत्त को पत्र में लिखे हैं। आगे कहते हैं कि भगत सिंह और उनके दोनों साथियों को फांसी लगने ही वाली है। यह सबकी राय थी, उसे किसी तरह कुछ दिन रुकना चाहिए जिससे उन्हें फांसी से बचने का प्रयत्न व्यापक रूप से हो सके। ये भगत सिंह के पत्र का कुछ लोग प्रतिक्रिया करते हैं। यह लाहौर षड्यंत्र अभियोग रक्षा समिति के कानून विशेषज्ञों की राय है। इसका यह एक ही उपाय था कि भगत सिंह और उनके साथी गवर्नर से दया की प्रार्थना करें, क्षमा की प्रार्थना करें, निवेदन करें। लेकिन भगत सिंह कभी भी इसके लिए तैयार नहीं हो सकते, इससे सब जानते थे। श्री प्राणनाथ मेहता जो वकील थे, उस वकील की बात भगत सिंह मानते थे। 19 मार्च 1931 ईस्वी को जेल में भगत सिंह और उनके दोनों साथियों से प्राणनाथ मेहता जो वकील थे वो मिले थे। घुमा फिरा कर उन्होंने उनसे जीवन दान प्रार्थना पत्र की बात कही और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि यदि आप लोग हाँ कह दे, राजी हो जाएं, तो हम प्रार्थना पत्र की भाषा ऐसी कर देंगे जिससे आपका सम्मान जरा भी कम नहीं होगा और आप लोग फांसी के फंदे से बच जाएंगे। दूसरे दोनों साथी तो इससे नाराज हुए, दुखित हुए, लेकिन भगत सिंह ने इसे मान लिया और कहा कि अच्छी बात है, तुम तैयार कर लाओ जीवन प्रार्थना पत्र, जीवन दान प्रार्थना पत्र अपने वकील से कहे कि आप तैयार कीजिए। अब श्री प्राणनाथ मेहता खुशी खुशी लौटे और कई कानून विशेषज्ञों से रात भर जीवन दान प्रार्थना पत्र का प्रारूप बनाते रहे। दूसरे दिन 20 मार्च 1931 को जब वे जेल गए तो भगत सिंह ने कहा, हमने तो भेज भी दिया गवर्नर पंजाब को अपना प्रार्थना पत्र, और उन्होंने निम्नलिखित पत्र उनके हाथ पर रख दिया, फांसी नहीं, हमें गोली से उड़ाया जाए। भगत सिंह ने ये कहा गवर्नर से कि हम लोगों को फांसी न दी जाए बल्कि गोली से उड़ा दी जाए। क्या लिखते हैं कि आदरणीय महोदय, सेवा में सविनय निवेदन है कि भगत सिंह ब्रिटिश सरकार के सर्वोच्च अधिकारी, सबसे ऊंचे अधिकारी वायसराय ने एक विशेष अध्यादेश जारी करके लाहौर षड्यंत्र अभियोग की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण स्थापित किया था, जिसने अक्टूबर 1930 ईस्वी में हमें फांसी का दंड सुनाया। हमारे विरुद्ध सबसे बड़ा आरोप यह लगाया गया है कि हमने सम्राट जॉर्ज पंचम के विरुद्ध युद्ध किया है। न्यायालय के इस निर्णय से दो बातें समझ में आ जाती हैं, स्पष्ट हो जाती हैं। पहली बात यह कि अंग्रेज जाति और भारतीय जनता के बीच एक युद्ध चल रहा है, और दूसरी बात यह है कि हमने निश्चित रूप से इस युद्ध में भाग लिया है, अतः हम राजकीय युद्धबंदी हैं। यद्यपि इसकी व्याख्या में बहुत सीमा तक अतिशयोक्ति से काम लिया गया है, फिर भी हम यह कहे बिना नहीं सकते कि ऐसा करके हमने सम्मानित किया गया है। पहली व्याख्या यह है कि प्रथम व्याख्या पर हम जरा विस्तार के साथ इस पर प्रकाश डालना चाहते हैं। हमारे विचार से प्रत्यक्ष रूप में ऐसी कोई लड़ाई छिड़ी हुई नहीं है, और हम नहीं जानते कि युद्ध छेड़ने से न्यायालय का आशय क्या है, न्यायालय इसके बारे में क्या सोचता है।
लेकिन हम इस व्याख्या को स्वीकार करते हैं। इसके साथ ही हम इसके ठीक अर्थों में समझना चाहते हैं इसका मतलब क्या है। हम यह कहना चाहते हैं कि युद्ध छिड़ा हुआ है और युद्ध तब तक यह चलेगा जब तक कि शक्तिशाली व्यक्ति भारतीय जनता और श्रमिकों की आय के साधनों पर अपना एकाधिकार जमाए रखें। चाहे ऐसे व्यक्ति अंग्रेज पूंजीपति व अंग्रेज शासक हो या सर्वथा भारतीय हो, उन्होंने आपस में मिलकर एक लूट जारी कर रखी है। यदि भारतीय पूंजीपतियों के द्वारा ही निर्धनों का खून चूसा जा रहा है तब भी इस स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि आपकी सरकार कुछ नेताओं या भारतीय समाज के मुखियों पर प्रभाव जमाने में सफल हो जाए, कुछ सुविधाएं मिल जाए अथवा समझौते हो जाए, उससे भी स्थिति नहीं बदल सकती। जनता पर इन बातों का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। इस बात की भी हमें चिंता नहीं। भगत सिंह कहते हैं बच्चों कि इस बात की भी मुझे चिंता नहीं, परवाह नहीं कि एक बार फिर युवकों को धोखा दिया गया है, और इस बात का भी भय नहीं कि हमारे राजनीतिक नेता अपने मार्ग से पथभ्रष्ट हो चुके हैं, विचलित हो चुके हैं और वे समझौते की बातचीत में इन निरपराध, बेघर और निराश्रित बलिदानियों को कभी भूल गए, जिन्हें दुर्भाग्य से क्रांतिकारी दल का सदस्य समझा जाता है। हमारे राजनीतिक नेता उन्हें अपना शत्रु समझते हैं, दुश्मन समझते हैं, क्योंकि उनके विचार में वे हिंसा में, मार काट में, झगड़ा में विश्वास करते हैं। हमारी वीरांगनाओं ने, हमारी माता बहनों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, बलिदान कर दिया। उन्होंने बलिवेदी पर अपने पतियों को भेंट चढ़ा दी, उन्होंने अपने आप को भी न्यौछावर कर दिया, लेकिन आपकी सरकार उन्हें विद्रोही समझती है। आपके एजेंट भले ही झूठी कहानियां बनाकर, झूठी बातें बनाकर उन्हें बदनाम कर दें और दल की ख्यात प्रसिद्धि को हानि पहुंचाने का प्रयास करें, लेकिन यह युद्ध जो है रुकेगा नहीं, यह युद्ध आगे चलता रहेगा। हो सकता है कि यह युद्ध भिन्न भिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न रूप भी ग्रहण कर सकता है। कभी युद्ध प्रकट रूप ले, कभी गुप्त दशा में यह युद्ध चलता रहे, कभी यह बहुत भयानक रूप धारण कर ले, कभी किसानों के स्तर पर जारी रहे और कभी यह युद्ध इतना विकराल रूप ले ले कि जीवन और मरण की बाजी लग जाए। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, इसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। तो बच्चों, आज मैं इतना ही रहने देता हूँ। आप लोग पाठ 6 निकालिएगा। फांसी से पहले भगत सिंह ने जो 3 पत्र लिखे, उस पत्रों में क्या लिखे हैं, इसका सारांश आप लोग याद कीजिएगा। फिर अगले दिन मैं आगे शेष बताऊंगा, प्रश्न उत्तर लिखवाऊंगा।